हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रहे हैं। 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी का हम अध्ययन करके आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज, जिसमें हम 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करके ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजें हम चर्चा कर दें, जो भी चीजें रिलेवेंट होंगी और हमारे यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से अच्छी होंगी और एग्जाम के अनुसार हमारे काम की होंगी तो ही उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो रिलेवेंट नहीं है उन पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ये मानचित्र का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसा नहीं था, लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा कि पढ़ाते समय क्या होता है कि जैसे यूपीएससी मानचित्र मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछता ही है, लोकेशन संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें मैप, स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि कहीं ना कहीं हमें मैप पढ़ना है, हमें एटलस से जो है लोकेशन खोजनी है, पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बहुत से बच्चों को ये देखा है कि बहुत से बच्चे करते क्या हैं कि वो विभिन्न वीडियो के माध्यम से, जब एग्जाम आता है तो वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जो रेलेवेंट चीजें नहीं है हमारे एग्जाम के अनुसार वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे जहन में ये आया कि मैं जब इसको पढ़ रहा था चैप्टर तो मैंने इसको स्किप कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि स्किप ना करते हुए इस चैप्टर को आधार बना करके यूपीएससी की द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं लोकेशन से संबंधित उन पर मैं चर्चा करके आपको उपलब्ध कराऊं। तो इस चैप्टर को मैंने इस संदर्भ में लिया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था जो हमारे काम को, लेकिन हाँ बेसिक चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक चीजें जो हैं कि मैप क्या होता है, मैप में कौन कौन से मैप होते हैं। जैसे आप बिगनर हैं, जैसे अभी तैयारी करने, आप तुरंत तैयारी करने आए हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है और फिजिकल मैप क्या होता है। फिर वर्ल्ड मैप में फिजिकल मैप हमको देखना है और कैसे मैप को देखना चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहीं पर चर्चा कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम के समय आपको स्वयं जो है इधर उधर यूट्यूब पे जा करके और विभिन्न तरह की मैपिंग की क्लासेस ना करनी पड़े, आप स्वयं से ही उन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा संदर्भ सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको मैप्स कैसे तैयार करना चाहिए। जैसे अब करंट अफेयर हम सीरीज चलाएंगे, करंट अफेयर का आज मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। करंट अफेयर मैंने ये सोचा, पहले तो मैं था कि आपके भरोसे छोड़ दूं, लेकिन मेरे जहन में ये आया कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं सब कुछ आपको दूंगा, लेकिन बस आपको पढ़ना स्वयं से पड़ेगा। बस आपको तैयार कराता रहूंगा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, आप स्वयं करिए। हो सकता है कि मैं नोट्स भी बना के दूं, तो मुझे खुद भी पढ़ना होता है और थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर दूंगा तो आपके लिए भी काम आ जाएगा। और बिल्कुल रेलेवेंट चीजें पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जो है काफी सारे अटेम्प्ट देते हुए हो गया, तो मुझे अच्छा खासा अनुभव है। ये चीजें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है। मैंने जो है पीवाईक्यूज यूपीएससी के प्री और मेंस के बिल्कुल जो है दिमाग में बसा रखे हैं, तो मुझे पता है कि यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछेगा। अब जैसे मानचित्र है, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगे कि यार ये रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इनको बेवजह वीडियो बना करके व्यू बढ़ाने के लिए फालतू काम कर रहे हैं। मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि जो भी मैं कंटेंट दूं तो वो कंटेंट आपके काम आना चाहिए। और मैं YouTube में ऐसे फालतू की वीडियो ला करके अपना समय, अपना खुद का समय और आपका समय बिल्कुल भी बेकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने जो जर्नी इस फील्ड में दी है वो फील्ड में आपको ऐसी जर्नी न करनी पड़े। आप 1-2 साल में एग्जाम की अच्छी खासी और सही दिशा में प्रिपरेशन करें और एग्जाम निकालें। और अभी क्या है कि आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जा करके अच्छा खासा रुपए देते हो और मिलता क्या है कि 2 साल 4 साल का एक कोर्स होता है, वो कोर्स कराते हैं, फिर आप जो जा करके उसको पढ़ते हो और बाद में एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपका कुछ नहीं होता, फिर अंत में आकर के सेल्फ स्टडी पढ़ते हो। तो मैं ये कहता हूं कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, सेल्फ स्टडी का कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए सेल्फ स्टडी आपको करनी ही होगी। अंत में आकर के इसी पे आप अटक जाओगे, लास्ट में इसी से ही आपका एग्जाम निकलेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम अगर निकलेगा तो सेल्फ स्टडी से निकलेगा। कितने भी टॉपर होंगे, कितने भी कोचिंग वाले हैं, उनको खरीद करके जो है टॉपरों को दिखाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानता हूं कि आप जो है वो स्वयं से पढ़ते हैं। हाँ, किसी न किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ जाता है। जैसे अब यहाँ पर है तो अब यूट्यूब है, तो अब मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के समय में आपको किसी कोचिंग का सहारा लेना चाहिए।
आपको जो सब्जेक्ट ना आ रहा हो वहां पर आप, जैसे कि इकोनॉमी वगैरह थोड़े से टफ सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पर अब तो यूट्यूब में भी अवेलेबल है। लेकिन जहां अगर यूट्यूब में भी ना समझ में तो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनके इंडिविजुअल कोर्स भी होते हैं, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हो। मैं देखिए ऐसा नहीं है कि मैं केवल ये बोलूँ कि मैं सारा सब कुछ करा दूंगा आपको, आप सिर्फ यही पढ़िए, तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। जहां जहां आपको समझ में आए कि नहीं जहां पर मुझे जरूरत है वहां पर आप बिल्कुल सहारा लीजिए और एग्जाम निकालिए। सीधे मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। अब देखिए फालतू की बातें बहुत हो जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि, लेकिन अब ये है कि पढ़ाते समय बेसिक चीजें तो बतानी पड़ती हैं, जो क्योंकि यहाँ पर पढ़ाना उद्देश्य तो नहीं है, समझाना उद्देश्य है। और समझाने के साथ हमें आपकी दिशा को भी सही रखना है कि आपकी दिशा जो है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, कि आपको दिखना चाहिए कि कैसे एग्जाम हमको निकालना है, बस। तो हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज, ये आपका नाम एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज हमने रखा कि जो आपकी बुनियाद को मजबूत करेगा, जिससे आप यूपीएससी के जो है प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन पेपर भी लगा रखे। पिछले भी स्लाइड में मैंने पिछले चैप्टर में मैंने चर्चा करी थी। क्वेश्चन जो भी यूपीएससी के पूछे गए वो मैंने बताए थे, जो भी होंगे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप विश्वास मानिए, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप एक बार विश्वास करके इन वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में ना आया, कुछ भी दिक्कत हो, मैं तो ये चाहता हूँ कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। अगर कमेंट पे मैं अगर कोई जवाब न दूं और कमेंट से संबंधित अगर मुझे लगेगा तो मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। तो आप विश्वास करिए, एक बार देखिए चैनल को आकर के, अगर ना समझ में आए तब आप बोलिएगा। और यूपीएससी के अनुसार ही सारी चीजें रहेंगी। बिल्कुल भी फालतू की मैं बातें करके आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद गुमराह हुआ हूं। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी दिशा जो है भटके। आप जो है दिशा बिल्कुल आपकी बेस्ट होनी चाहिए और आप एग्जाम क्लियर करें। तो अब हम सीधे चैप्टर पे आते हैं। तो हमने जो है ये पिछले चैप्टर में मेरा एक प्रश्न छूट गया था। तो दरअसल पेन टैब मैंने ले रखा है, उस पर पेन टैब पर मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रखी है, तो थोड़ा सा अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, तो दोस्तों माफ़ करिएगा और धीरे धीरे मैं सुधार कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न था, मैंने आपको समझाया भी था, क्षुद्रग्रह भी समझाया था, धूमकेतु भी, कॉमेट भी समझाया था। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ क्षुद्रग्रह के बारे में। देखिए ये क्या होते हैं, पहले तो आप जो है ये आपका सूर्य है। ठीक, सूर्य क्या है, सूर्य केंद्र में है, सूर्य के चारों ओर अब हमारे जो है ग्रह हैं, ग्रह, ये ग्रह। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि ये सूर्य जो है एक तारा है, इसका एक सौरमंडल है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो मान लो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। अब देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ठीक, यहाँ पर मैं पिछले वीडियो में भटका था, शनि और बृहस्पति के बीच में मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाता हूँ और भूल जाता हूँ। तो पहले है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक, नेपच्यून के बाद आपका आएगा क्यूपर बेल्ट। यहां पर आपके कॉमेट मिलते हैं। कॉमेट मतलब धूमकेतु। ठीक, ये कॉमेट क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, बर्फ, गैस, धूल और चट्टानों के पदार्थ, जो ग्रहों से कभी न कभी टूट करके अलग हुए हैं। जब बिग बैंग थ्योरी थी तभी से उन धूलों और चट्टानों से निर्मित हुए हैं। चट्टान या पत्थर मान लो, पत्थर। ठीक, इनसे मिलकर के क्या बना, कॉमेट मतलब धूमकेतु। धूमकेतु की संरचना भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये संरचना होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका कोमा वाला क्षेत्र हो गया, ये आपकी उसकी टेल होगी धूमकेतु की। ठीक है, ये टेल हो गई, टेल, और ये आपका कोमा हो गया। तो क्या होता है कि ये सूर्य के, मान लो कॉमेट है तो ऐसे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये बर्फ की वजह से क्या होता है, इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये एक जमी हुई अवस्था में रहते हैं। तो जैसे ये क्या है, ऐसे होकर के अगर ये आए और जैसे सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनकी उष्मा, सूर्य की उष्मा के कारण ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं और एक संरचना के रूप में बड़ी तेजी से ऐसे निकलते हैं। तो ये होते हैं धूमकेतु। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जहां तक। ठीक, अभी प्रश्न हल कराऊंगा तो आपको आसानी है। 2011 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो इनको ध्यान रखिए कि हालांकि इस समय बड़ा चर्चा में है ये सब चीजें जो हैं, सूर्य और जो है उसके ग्रह वगैरह, तो आपको इन पर ध्यान रखना। हो सकता है यूपीएससी बेसिक से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए मैं इन पर चर्चा कर दे रहा हूं। अब क्या है कि जो अब जैसे सूर्य है, ठीक, सूर्य, इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, फिर यहाँ पर आप क्षुद्र ग्रह पट्टी, फिर उसके बाद बृहस्पति। ठीक, अब यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? पहले तो आपका ग्रह होता है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। उपग्रह के ही ये ग्रहों के ही छोटे छोटे पार्ट टूट करके, मान लो ये पृथ्वी से कोई भी पार्ट, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मान लो कोई ग्रह है, उस ग्रह से एक पार्ट टूट करके अलग हुआ। अब ये क्या हुआ कि पृथ्वी की ये ग्रेविटेशनल क्षेत्र है, मतलब कि गुरुत्वीय क्षेत्र है, इस यहाँ तक का कोई भी क्षेत्र होगा पृथ्वी उसको खींच लेगी, कोई भी पदार्थ होगा उसको पृथ्वी खींच लेगी। तो इस पदार्थ में तो ये नाचेगा, लेकिन कभी कभी क्या है, इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि ये यहाँ से तो निकलते हैं, निकलते हुए बाहर इसकी परिधि से बाहर निकल जाते हैं, ग्रेविटेशनल एरिया के सीमा से बाहर निकल जाते हैं उसकी। जैसे सीमा से आए तो अब कोई दूसरा ग्रह यहाँ पर है मान लो, तो अब उसकी पीछे चक्कर लगाने लगे, और इनकी ग्रहों के साथ साथ चक्कर लगाते लगाते सूर्य के भी चक्कर लगा लेते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह अब देखिए प्रश्न हल करिए, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसको आप देखिएगा। ऐसे ही आपको प्रश्न हल, बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं, लेकिन लोग क्या होता है कि आजकल देखिए, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले एग्जाम निकालना ज्यादा सरल था, अब ज्यादा कठिन हो गया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए। रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि आपको पढ़ना है 4 चीजें और बताई जा रही हैं 8 चीजें, आप भटक गए। एक सीमा होती है व्यक्ति की, मनुष्य की एक सीमा है, मानव की एक सीमा है कि हमको इतना लिमिटेड समय है, लिमिटेड हमारी क्षमता है पढ़ने की, तो एक सीमा है, उस सीमा के दायरे में ही रह करके चीजों को पढ़ना चाहिए। और 8-9 घंटे पढ़ाई से यूपीएससी का एग्जाम निकाला जा सकता है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फालतू की बातें न करते हुए सीधे हम चर्चा करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पूछ रहा है क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर क्या है। अब जो क्षुद्र ग्रह है अभी मैंने समझाया, पिछली वीडियो में मैंने समझाया, मैं 20 बार समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप भले मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, भले आप मुझे न देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको क्या परेशानी आ सकती है। हालांकि जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको तो वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन जो बिगिनर होते हैं तो उनकी व्यथा को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लंबा समय इसमें दिया है, तो मुझे भी शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो मैं एक बार नहीं 20 बार समझाऊंगा, लेकिन आप अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, यूपीएससी का एग्जाम निकालिए। आप एग्जाम निकालोगे तो मुझे बड़ा गर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्षुद्र ग्रह यहाँ पर क्या है, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में अब ये आपका जो कथन है, तो आप इसमें क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह क्या है, प्लैनेटाइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित मतलब कि बर्फ से, गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ठीक, अब ये कथन आप बताइए सही है कि नहीं सही है। ठीक, फिर दूसरा क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल, आपको पता ही है। यहाँ पर मैंने सूर्य, इस बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये आपका बृहस्पति, इनके बीच में ही पाए जाते हैं ये छोटे छोटे। ठीक, पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध। गलत हो गया यहीं पर, आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, बृहस्पति, इसके बाद आपका शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसके बाद एक पट्टी है उस पर पाए जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना कथन। ठीक, एक ये वाला सही है, आप इसको देखिएगा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था, एक सही कथन है, ये गलत हो गया। फिर क्या है, धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं। मैंने बोला था ना कि जैसे सूर्य के नजदीक आते हैं, जैसे हैं और चक्कर लगा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मान लो यहाँ पर सूर्य, जैसे सूर्य के नजदीक है तो सूर्य की उष्मा से ये पिघल करके और बड़ी तेज गति से ऐसे निकलते हैं। इस तरह से आप भी जब छत पर कभी लेटते होंगे और रात्रि का समय होता होगा, तो आप जब देखते होंगे तो कभी कभी कहते थे टूटता हुआ तारा, तो लगभग यही होता है। ठीक, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इसको पढ़िए। तीसरा ऑप्शन क्या है, जबकि क्षुद्र ग्रह या नहीं दर्शाते, सीधी सी बात है। गोचर माने चलता हुआ, चलायमान, दीप्तिमान माने लाइट, पुच्छ माने पूंछ वगैरह जैसे आप दर्शाते हुए, मैंने आप ही बताया ऐसे ही, ये करके आगे वाला कोमा वाला क्षेत्र हो गया, ये आपकी पूंछ हो गई, तो ये है आपका। ठीक, और क्षुद्र ग्रह में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो छोटे छोटे ही ग्रहों के ही पार्ट है। तो आपका ये ऑप्शन सही है और ये गलत हो गया, ये ऑप्शन सही। तो 2 ऑप्शन सही हैं। अब देखिए इसमें से कथन देखिए, मैंने देखिए 2011 का प्रश्न है, लेकिन मैंने इसमें कथन अपने अकॉर्डिंग रख दिए, क्योंकि 2023 में, हालांकि 2022 में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2023 में लगभग 45+ क्वेश्चन जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए, इस तरह के ऑप्शन में। हालांकि प्रश्न बहुत सरल थे, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को लगभग समाप्त कर दिया था।
45 प्लस क्वेश्चनों में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप नए पैटर्न को इग्नोर करें, मैं चाहता हूं कि आपको नए पैटर्न से भी आप अच्छी तरह से रूबरू हों और नए पैटर्न के अनुसार प्रश्नों को समझें और क्वेश्चन को हल करें। ठीक, मैंने जहां तक मैं सोच रहा हूं जो भी पीवाईक्यू रखूं तो उस पर नए पैटर्न को रखूं। तो नए पैटर्न को आपको इतना ठूस ठूस के भर दूंगा आपके अंदर कि आप जो है जब आप प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम 2024 और 25 में दे रहे होंगे तो इन प्रश्नों को जो है जिस तरह का पैटर्न है, आप प्रश्न में लगभग 60 से 70 प्रश्न आप ना करके आए तब आप बोलिएगा। लेकिन मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरे कोशिश करूंगा लेकिन करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं क्योंकि पहला और तीसरा, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बुध ना होकर के अगर यूरेनस और नेपच्यून होता इसके बाहर कक्षा में तो सही हो जाता। नेपच्यून के बाहर, यूरेनस और नेपच्यून इसके बाहर एक क्यूपर बेल्ट नामक संरचना पाई जाती है, उस पर होता है। ठीक, इन्फॉर्मेशन बहुत है, नोट्स वगैरह में मैं उपलब्ध करा दूंगा, बाकी आप अपने स्तर से कोई अच्छी टेक्स्ट एक्सटेंडर, हालांकि ज्योग्राफी में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितनी मैं 6 से लेकर 12 तक पढ़ाऊंगा। अभी आगे चल के और भी एनसीईआरटी ओल्ड वाली पढ़ाऊंगा तो उसमें भी चर्चा होगी, तो उस पर फिर से रिवीजन करा दूंगा, बिल्कुल आप घबराइएगा मत। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज कंप्लीट कराऊंगा, बस आप जो है विश्वास रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं जो है मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता लेकिन मैं काफ़ी एनालिसिस करके चीज़ों को दे रहा हूँ। तो अब देखिए ये, अब आपका यहाँ से मानचित्र स्टार्ट होता है। ठीक है, मानचित्र जो हमारा चैप्टर है, मानचित्र जो 4th चैप्टर है, तो यहाँ से देखिए आपको पता ही होगा कि एटलस जो होता है, एटलस ये क्या है, क्या होता है? एटलस जो है मैप जो होते हैं, मानचित्रों का समूह होता है। आप जो है बेसिक क्लासों में अगर हिंदी माध्यम के हैं तब तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती होगी हालांकि, लेकिन इंग्लिश माध्यम वालों के बच्चों में 6-7 से ही एटलस देने लगते हैं। अपने हिंदी माध्यम में जो कुछ विद्या मंदिर जैसे स्कूल हैं उन पर भी एटलस दिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एटलस शायद मुझे नहीं लगता है कि उपलब्ध कराया जाता होगा, और इस सरकार में तो खैर उपलब्ध कराया जा रहा है, दिया जा रहा है, हो सकता है 1-2 मैंने बच्चों के अंदर देखा है कि उनको एटलस उनके पास है। अब मैं इस पर कंफर्म नहीं कह सकता कि है कि नहीं, लेकिन हमें जानना चाहिए, हमें फालतू इधर उधर की बातें नहीं। अब ये देखिए कि आप जो है एटलस क्या होता है, जो मैप होता है, जैसे ये मैप है, इसी तरह से इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का जो अलग अलग, जैसे अफ्रीका का अलग हो गया, उत्तरी अमेरिका का अलग हो गया, अफ्रीका का अलग हो गया, यूरोप का अलग हो गया, एशिया का अलग हो गया, इस तरह से सभी का अलग अलग मैप का एक कलेक्शन करके एक बुक बना करके आपको दे दी जाती है, तो वही एटलस होता है। ठीक, मैप आपको पता ही है। अब इसमें जो है चैप्टर में कुछ भी नहीं था, केवल मैप था कि मैप भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो भौतिक मानचित्र का मतलब क्या होता है कि पहाड़, पर्वत, नदियां, नाले, ये सब चीजें जो हैं उसको सही लोकेशन पर दिखाई जाएं, उन्हीं को भौतिक मानचित्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पर साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये अंटार्कटिका है। तो ये आपका क्षेत्र है। तो मैपिंग आपको कैसे पढ़नी चाहिए इसके बारे में मैं इस चैप्टर को लगा रहा हूँ, मतलब लगाया मैंने, हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि यूपीएससी लोकेशन संबंधित क्वेश्चन पूछती है, तो मैंने कहा मैप लगा करके आपको मैप पढ़ने का तरीका बता दूंगा। तो आप देखिए यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछती है कि यूरोप के, मान लो कि यहाँ पर एक क्षेत्र मान लिया कि लाल सागर, मान लो लाल सागर का क्षेत्र मान लिया, तो लाल सागर संबंधित पूछ लेगा कि आसपास के देशों के नाम बताओ। ठीक, फिर मान लो कि अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से देश, अटलांटिक महासागर के इर्द गिर्द कौन से देश हैं। ये तो मोटा मोटा क्वेश्चन हो गया, हो सकता है देश पूछ ले। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल मैप होगा, आगे मैंने लगा रखा है, आप पॉलिटिकल मैप पे जाएंगे तो वहां विषयगत अंतर पूछे, जैसे यूक्रेन काफी चर्चा में था, पिछले 2 साल से यूक्रेन बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो अब यूक्रेन के आसपास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अब यूक्रेन के आसपास के क्षेत्रों को बताइए। तो ये क्या होता है कि मैप पढ़ने का जो बिगनर है, आप जो 1-2 एग्जाम दे चुके हैं या पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें मैप पढ़ने का तरीका अच्छा खासा पता होगा, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे वो भी बता रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भौतिक मानचित्र है, तो भौतिक मानचित्र क्या होता है कि वो भौतिक मानचित्र का मतलब ये होता है
कि जो भी क्षेत्र में पर्वत, पठार, नदियां, झील, फिर पर्वतों के अंतर्गत भी छोटे छोटे पर्वत, गिरी, है ना, पठारों में भी झरने, तो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको भौतिक मानचित्र के द्वारा ही देखी जा सकती है। कि भारत के अंतर्गत देख लिया कि भारत में जो है हिमालय पर्वत की सीमा कैसे कौन कौन से देशों से लगती है। हिमालय के अंतर्गत अरावली पर्वत, हालांकि अलग है उससे, अरावली पर्वत पूछ लेगा अरावली पर्वत कहाँ है, तो ये सब क्या हो जाएगा, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इन सब चीजों के बारे में आपको जानना समझना पड़ेगा। और ऐसे नहीं क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लेंगे आप, जो है मैं करंट अफेयर कराऊंगा और उस पर लोकेशन से संबंधित भी प्रश्न कराऊंगा। तो पता लगे कि कोई, जैसे अभी एक तुर्की देश है, उससे संबंधित तुर्की भाषा बोलने वाले कुछ देश हैं, उन देशों की लोकेशन संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, मैंने स्लाइड पे लगा रखा है। तो जो देश तुर्की भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, तुर्की भाषा बोलते हैं, तो उनसे संबंधित, उन देशों से संबंधित अभी 2000 एक संगठन बना हुआ है, उस तुर्की भाषा बोलने वालों का एक संगठन बना हुआ है जिसमें कुछ देश हैं। उन देशों को अभी कुछ देश 2021 में ऐड किए गए, 2021 में कुछ देश ऐड किए गए। तो अब देखो चर्चा में हुआ, जब चर्चा में चल रहा है तो आपका दायित्व तो क्या बनता है, उसको पढ़ना चाहिए। तो आपने पढ़ लिया कि हाँ अच्छा ये देश उसमें ऐड हुआ, फलाना देश। अब इस देश जैसे ऐड हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत लोकेशन के माध्यम से देख लेना चाहिए। ये तरीका सबसे बेस्ट है। आपने देखा और तुरंत उसको मैपिंग करके कहीं नोट्स में या कहीं पर भी आप जो है करंट अफेयर की कोई कॉपी नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो उस पर आपने उस लोकेशन को वहां पर दर्शा दिया और कह दिया कि ये 2021 में पूछा गया और रेलेवेंट है, यूपीएससी उसी संबंधित कॉपस पता लगे प्रश्न ही पूछ ले। हो सकता नहीं भी पूछ भी सकता। तो हमें तो पढ़ना ज्यादा ही है ना, हमें पढ़ना तो वो सारी चीजें हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें पढ़नी है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तब जाकर के आप प्रश्नों को समझ पाएंगे और ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं जो है, इसी तरह से ये भौतिक भूगोल है, ठीक, भौतिक मानचित्र भारत का। भारत का मानचित्र, अब इसमें भी देखिए भारत के मानचित्र में अब क्या होगा, हिमालय पर्वत ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर अरावली, देखिए यहाँ अरावली है, ये अलग है। फिर आपका ये गंगा रिवर हो गया, यमुना हो गया, ये आकर के ये संगम बनाते हैं, है ना। इस तरह से विंध्य पर्वत, सतपुरा, दक्कन प्लेटू, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब जब मैं आगे चल करके भूगोल से संबंधित और भी लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें सब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, मैपिंग अलग से भी करा करके छोड़ूंगा, ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा। 6 से लेकर 12 तक की जो भी एनसीईआरटी में चीजें नहीं होंगी, हालांकि तो सब कुछ कवर, इसके अलावा कुछ पढ़ने नहीं, अगर कहीं पर मुझे लगता है तो मैंने उसके भी नोट्स बना के अलग रख रखे हैं, वो सब मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आपका कोई भी प्रश्न अगर यूपीएससी ज्योग्राफी संबंधित करंट अफेयर से समझ करके अगर 10 से 12 प्रश्न पूछ रही है तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 प्रश्न आपकी परिधि में होंगे, ठीक है, और 6-7 प्रश्न कम नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, हालांकि आप जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उससे तो जो है लगभग 10 प्रश्न फंसेंगे, लेकिन मैं 6-7 की गारंटी लेता हूँ कि अगर अब आप मन से पढ़ते हो तो ये 6-7 आपके फंसेंगे प्रश्न, ठीक है। और यूपीएससी में क्या फंस जाए क्या ना फंसे वो तो खैर नहीं है, लेकिन हम लोग इतना पीवाईक्यू को देख करके और सिलेबस को देख करके गेस करके पहुंचते हैं तो ठीक ठाक फंसने की संभावना रहती है। अगर आप इसी दिशा में पढ़ेंगे तो होगा, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस आपको लग जाए और आप सफल हो जाएं। तो आपको भौतिक मानचित्र में आपको एक तो वर्ड का दिखा दिया मैंने, भौतिक मानचित्र
को हमने समझ लिया कि भौतिक मानचित्र में होता क्या है। तो मैं आपकी समझ के लिए ये वीडियो लेकर के आया। तो हालांकि इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था, बस यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेती है, तो इसी को लेकर के मैंने आपसे चर्चा करी थी। ठीक, फिर हम राजनीतिक मानचित्र पे आ जाएंगे। राजनीतिक मानचित्र कैसा होता, पॉलिटिकल मैप में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो चीज समझनी है आपको। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है कि राज्यों का उल्लेख होता है, जैसे देशों का या राज्यों का। जैसे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस पर राज्य का मतलब ये होता है देश। तो राजनीतिक मैप में क्या होता है, राज्य होंगे। जैसे कि ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये आपका क्षेत्र है, ये आपका महाद्वीप हो जाएगा। कुछ क्षेत्र डेनमार्क का भी मिला लेंगे, हालांकि यहीं से है। तो ये जो है इन क्षेत्रों को मिलाएंगे तो आप जो है क्या हो जाएगा, आपका ये एक महाद्वीप हो गया। फिर आपका दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप हो गया। तो इनके अंदर कुछ देश हैं, जैसे कनाडा हो गया उत्तरी अमेरिका में, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, अलास्का हो गया। इस तरह से जो है आपके देश हो गए। इसी तरह से जब आप दक्षिण में आएंगे तो ब्राजील हो गया, बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया। इस तरह से देश हैं। तो इनका जो है चित्रण कैसे इनको अलग किया जाए मैप के द्वारा, इनकी सीमा कैसे बनाई जाती है। ये जैसे सीमा है ब्राजील की, इस तरह से ये सीमा। तो ये पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसी संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यूक्रेन चर्चा में था, तो यूक्रेन जो है आप सर्च करना पड़ेगा। यूक्रेन आकर के आप सर्च करोगे यूक्रेन। इधर जैसे कि कई सारे देश चर्चा में रहते हैं। अभी जैसे कि कहाँ से चीते मंगाए गए थे, वो भी चर्चा में। साउथ अफ्रीका चर्चा में था, वहां से भी जो है नामीबिया से भी चीते मंगाए गए थे, तो नामीबिया चर्चा में था। तो इस तरह से देश चर्चा रहता है। तो उसके आसपास के लोकेशन से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि आप उसको केंद्र में रखेगा, आसपास के देश से कोई प्रश्न पूछ लेगा तो हमको वो चर्चा में रखनी। फिर कोई उससे संबंधित कोई इतिहास में कोई घटना हुई हो तो उससे यूपीएससी प्रश्न, जैसे इस समय ट्रेंड चल रहा है, तो हमको ये लोकेशन से बेसिक समझ करके यूपीएससी प्रश्न को हल करना, बस इतना हमारे माइंड में होना चाहिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के चक्कर में मत पढ़ो कि ये भी याद हो जाए, ये भी समझ में आ जाए, वो भी समझ में आ जाए। तो इस तरह से हमको पढ़ना है। जैसे अब तुर्की है, ये तुर्की, तो ये इससे पूछ लेगा कि इसके अब ये प्रश्न जो पूछा गया है वो संगठन से संबंधित पूछा गया है। मैं उसको यहाँ पर इसलिए रखा हूँ कि लोकेशन आप समझ लो तुर्की के आसपास की, कि तुर्की के आसपास के देश कैसे होंगे। आप तुरंत एटलस उठाइए और देखिए। मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए। ऐसे ही मैं बताता रहूंगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक, तो फिर आगे आप बढ़ते हैं। इसी तरह से आप आइए, ये मानचित्र, ये आपका भारत का भौतिक मानचित्र पॉलिटिकल मानचित्र हो जाएगा आपका। राजनीतिक मानचित्र आपका भारत का, कि भारत के अंदर, अब जैसे भारत के अंदर ये जो है कोई क्षेत्र मान लो, जैसे यूपीएससी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि जो 2020 या 21 या 19 में से 19 के आसपास पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, ईयर याद नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया था कि जो 82.5 अंश की हमारी जो है टाइम डेट लाइन जो गई है, सॉरी डेट लाइन कह रहा हूँ, टाइम लाइन, उस टाइम लाइन के आसपास सबसे नजदीक कौन सी राजधानी है। तो उसमें 4 राजधानी रखी गई थी। जैसे उत्तर प्रदेश की रखी गई थी, और महाराष्ट्र की रखी गई थी, कर्नाटक की रखी गई थी, ऐसे 2-3 देशों की रखी गई थी। तो उसका ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको पढ़ते समय इन सब चीजों, जैसे यूपीएससी पूछी तो उसको आधार बना करके आप प्रश्न को हल करिए, तो आप इतना पहुंच जाएंगे कि आपका जो है कट ऑफ क्लियर होगा और यूपीएससी का आप एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे। प्री से संबंधित ऐसे पूछा जाता है, मेंस में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। अब थोड़ा सा प्रचार हो जाए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को भाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या, मैं ज़्यादा ये सब चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, मैं कंटेंट पे फोकस करूँगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि हाँ, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि मैं नोट्स सारे आपको इस पे उपलब्ध कराऊंगा। ये जैसे मानचित्र पर मैंने, आप ये मत सोचिए कि मानचित्र पर पीपीटी 4-5 लगा के चर्चा कर दी है, कुछ दे नहीं रहे हैं। तो यूट्यूब, मैं अशोका IAS का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सॉफ्ट कॉपी जो है, मैं अपने जो भी नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ वो मैं वहां पर उपलब्ध करा रहा हूँ। आप अशोका IAS चैनल में जा करके, ये अशोका IAS यहाँ लिखा भी है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, अशोका IAS चैनल में जा करके आप उसको सब्सक्राइब करिए और उससे जो है नोट्स अपने काम का निकालिए। अभी हम उत्तर लेखन प्रोग्राम शुरू करेंगे, शुरू किया ही था, बीच में थोड़ा सा टीम का भाव होने के कारण बंद कर दिया,
कुछ दोस्त हमारे मेंस लिख रहे थे तो हमने उस पर भी रोक दिया था। तो अब धीरे से उसको भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों से बातचीत चल रही है और जो चलेगा तो फिर रुकेगा नहीं। हमारा मतलब जैसे एनसीईआरटी की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी तो अब कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी रुकेगा नहीं, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान। ठीक, तो ये आपका चलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप कोऑपरेट करिएगा दोस्तों। और फालतू की चीज़ें हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। आपको जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा तो जेन्युइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। मैंने इस परीक्षा को दिया है समय, अच्छा खासा समय दिया है, तो उसका लाभ दोस्तों आपको मिलना चाहिए। बस इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा सोचता रहता हूँ। और PYQ संबंधित मैंने जो भी एनालिसिस किया है वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये सब चैनल में अब मैं सब्सक्राइब ये सब ये आपके ऊपर है। मैं ये सब बार बार इन छोटे मोटे यूट्यूबरों की तरह मैं फालतू बार बार आपसे ये कहूँ सब्सक्राइब करो ये करो। कंटेंट अच्छा होगा तो आप स्वयं से सब्सक्राइब करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटेंट हमेशा अच्छा देता रहूं। तो घूम फिर के बात तो वही हुई। ठीक है, छोड़ो वो सब चीज़ें। लेकिन टेलीग्राम आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे जो है आपका हित होगा। और टेलीग्राम पर मैं नोट्स सारे उपलब्ध कराऊंगा। यूपीएससी संबंधित प्री और मेंस के भी नोट्स आपको दूंगा आगे चल करके। जो जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। इकोनॉमी मेरी बहुत ठीक है, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी पर मैं आपको अच्छे लेक्चर उपलब्ध कराऊंगा। तो ज्योग्राफी पे उपलब्ध करा ही रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी भी, उससे संबंधित जो भी लेक्चर होंगे प्री और मेंस के, और उसके साथ साथ नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं स्वयं से भी बनाए हैं, कुछ जो है नोट्स मार्केट से भी मैंने खरीद करके उनसे भी एनालिसिस किया, कुछ बुक्स के नोट्स मैंने बनाए। तो सब नोट्सों का निचोड़ मेरे पास रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई गई। अब हम आगे बढ़ करके आपको समझा देते हैं। अब देखिए, ये मतलब का इतना नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ छूटे ना आपकी समझ। ये देखिए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, समझ विकसित करेगा। क्योंकि बेसिक हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का मतलब क्या है, बेसिक। तो बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब थीमेटिक मैप, थीम नहीं जानते, विषय वस्तु होती है ये थीम। तो मैं सोचता हूँ थीमेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो विषय विषयक हो। जैसे कि मान लो कि कोई मैप बना है, मान लो भारत का मैप है, तो भारत के मैप में क्लाइमेट संबंधित एक मैप हो गया जो क्लाइमेट की पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे कैसे क्लाइमेट कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर होता है, कि दक्षिण में कैसे मानसून आता है, मानसून का प्रभाव पड़ता है, और उत्तर भारत में मानसून का कैसा प्रभाव पड़ता है, खेती की स्थिति क्या है। फिर दूसरे मैप में आपका जो है मिनरल्स की जानकारी है, खनिज की, तो वो आपका, तो ये पर्टिकुलर जो है आपको इंफॉर्मेशन देते हैं एक एक विषय की, इसलिए इसको थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। और मानचित्र को समझने के लिए हम लोग दूरी, दिशा, प्रतीक, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा समझा लेता हूँ कि आपको जो है, जैसे दूरी क्या है कि जैसे मान लो हमने महाद्वीप लिया कोई, अब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, मान लो ये अमेरिका का महाद्वीप बनाने जा रहा था, थोड़ा सरल है अमेरिका का महाद्वीप, तो वही उसी को एग्जाम्पल पे रख लेता हूँ। ठीक है, सरल क्या बनता था मुझसे वो भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये मानचित्र है। अब ये मान लो कि ये यूरोप है आपका, ये ठीक। तो यूरोप से यहाँ तक की दूरी मान लो 500 किलोमीटर है, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की। अब 500 किलोमीटर को हमने दूरी में क्या रख लिया, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया क्योंकि भाई हमको बड़ी चीज को छोटे क्षेत्र में दर्शाना है, तो हम उसको जो है एक एटलस में या मैप में दर्शा रहे हैं, तो उसको मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये होगी आपकी दूरी। फिर दिशा क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आप किताब पर सामने बैठे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, तो आपके सामने जस्ट जो है उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत बिल्कुल दक्षिण, फिर उसके जो है दाएं तरफ पूर्व दिशा, ईस्ट, यहाँ पर आपकी पूर्व ईस्ट हो गया, और इसके जस्ट विपरीत पश्चिम वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर आप जैसे इनके ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच में आपकी एक दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो इससे ये चीज जानना इसलिए जरूरी है कि ये चीजें कि आप जब मैप को देख रहे हो तो आप दिशा
को ध्यान में रख करके समझ सकते हैं मैप को, कि आप पता चला कि फलाना राज्य किस दिशा में है। जैसे कि आप जब अभी भारत का चित्र पढ़ेंगे तो बिहार किस क्षेत्र में, जैसे कहते हैं ना पूर्वांचल, पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्व का अंचल, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे उत्तर पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, तो ये चीजें ऐसे पता चलती है। जैसे दक्षिण और पूर्व, दक्षिण को क्या है कि ये मेन जो है दिशा है, इसके और पूर्व के बीच की एक दिशा होगी, तो दोनों के बीच के क्षेत्र हो गए तो संक्रमण क्षेत्र हो गया, इसलिए हम इसको दोनों को मिला करके दक्षिण पूर्व बोल देते हैं। फिर ऐसे ही जो है दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक। फिर इसी तरह से उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम वाले राज्य। तो आपको एक लोकेशन पता चल गई कि आपसे जैसे कोई कह दे कि पंजाब किस तरफ है, तो आप तुरंत कहोगे कि उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम क्षेत्र में है, ठीक। फिर आपसे बोला कि जो है मणिपुर और ये 7 सिस्टर वाले देश हैं, ये राज्य हैं, ये किस दिशा में है, तो आप तुरंत वहां पर क्लिक कर गए कि यार ये तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो ये आपके लोकेशन, बिहार क्या है, पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो इस तरह से जो है आपका ये दिशा, आपकी लोकेशन का पता इससे चल जाता है। फिर हम जैसे ये प्रतीक हैं कि जब आप लोकेशन देख रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी, जो चिन्ह बनाता है प्रतीक, कोई प्रतीक मान लो कि ये है, मान लो ये है, ऐसे डॉट रखा, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे डॉट, तो ऐसे मोटी रेखा हो गई तो इंटरनेशनल को दर्शाती है, फिर पतली हो गई तो राज्य को दर्शाती है, फिर ऐसे ऐसे चल रही है तो ये जिले की हो गई। तो इस तरह से हम उसको भी चेंज था। फिर ऐसे रेखा चित्र भी होता है, खाका भी होता है कि छोटे क्षेत्र को बड़े क्षेत्र में दिखाना, जैसे कहते नहीं खाका दिखाओ यार, तो आप मान लो कि खेत का क्षेत्र है, खेत का क्षेत्रफल है, आप उसका खाका निकालोगे तो खाका होता है। मान लो कि ये क्षेत्र है आपका खेत, तब उसका जो है इसका लोकेशन ये है, 3 क्षेत्रों में कटा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान लो कि ये दूरी 100 फीट है। अब इसको हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर में दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, बड़े छोटे क्षेत्र को बड़े रूप में दिखाना। वहां पर क्या था कि 500 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे थे, और यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि 100 फीट को हम जो है 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा हो गया ना, कि बड़े क्षेत्र को, छोटे क्षेत्रों को बड़े क्षेत्र में दिखाना। तो ये सब चीजें हैं, इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं, लेकिन आपको ये है कि एक बेसिक समझ आपकी विकसित हो, इसलिए मैंने समझा दिया। हालांकि इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो इतना ज्यादा इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, फालतू आपका समय ना वेस्ट हो, आगे चलते हैं। तो ये मैंने ये एनसीईआरटी था, तो मैंने इसको भी लगा दिया है कि जैसे कि रेलवे लाइन है, तो कहीं पर जो है बेसिक आप जा रहे हो, वहां पर रेलवे लाइन है, तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि ये रेलवे की बड़ी लाइन है, लिखा हुआ है ये आपका, ये यहाँ। फिर आपकी मीटर लाइन कैसी होती है, ये होती है, आप जब आप रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे तो ये चिन्ह बने होते हैं, रेलवे लाइन प्रतीक, तो इनसे आप जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं कि आगे क्या है। तो एक कॉमन सेंस और कॉमन नॉलेज होनी चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी माध्यम के बच्चों को खास करके तो ये चीजें नहीं पता होती हैं, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में रहा हूं, तो मैं समझता रहा हूं, मेरे दोस्त वगैरह ऐसे रहे हैं जिनको बेसिक चीजें नहीं पता रहती रहे, तो इसलिए जो है आप इनको देखिएगा। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन का चिन्ह है कि आपकी रेल लाइन जाती है, यहाँ पर स्टेशन बना है, तो ये चिन्ह अगर बने हुए तो आप इनसे जो है पता लगा सकते हैं। ये जानने की जरूरत नहीं पक्की सड़क ऐसे होती, कच्ची टूटी फूटी, ये इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि जब आप मैप पढ़ेंगे तो ये चिन्ह का फायदा मिलेगा। अभी मैंने बताया भी, ये डॉट बड़े बड़े से है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि राज्यों की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये सब चीजें जब आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती है इनकी, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये जिले की हो गई। ठीक, फिर आप ये नदी कुआं, इनसे मतलब है नदी को जान लो थोड़ा सा। नदी का लोकेशन आप जब देखोगे तो नदी आपको ऐसे समझ में आएगी। कुएं से कोई मतलब नहीं है, तालाब से कोई मतलब नहीं है, नहर से कोई मतलब नहीं है, पुल से कोई मतलब नहीं है। और ये लोकेशन जब आप कहीं जाओगे तो दिखते हैं मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ये सब चीज़ें से कोई मतलब नहीं है हमें। पोस्ट ऑफिस, पीटीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। कब्रिस्तान, ये सब कोई मतलब नहीं है। केवल बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन के देने के लिए, केवल सच बताऊं तो ये समझाने के लिए, केवल ये चीज़ अंतर्राष्ट्रीय राज्य, इसको मैंने इसलिए लगा दिया कि जब आप मैप देख रहे हो तो इन चीज़ों से आप रूबरू हो जाए। ठीक,
बाकी इतना रेलेवेंट कुछ भी नहीं है और बहुत से अध्यापक इसको पढ़ाते भी नहीं हैं। मैंने तो केवल इसलिए लगा दिया कि आप जब पढ़ रहे हो तो मैपिंग पढ़ रहे हो तो आपकी बेसिक समझ हो तो आप स्वयं से पढ़ें। मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो जा कर के फालतू समय अपना वेस्ट करें और यूट्यूब पर अपने 2-2 4-4 घंटे दें और बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर खर्च करें। तो आपकी बेसिक चीज़ें आप कंप्लीट होंगी तो आप खुद पढ़ सकते हैं। एक इंसान ही तो हैं, इंसान खुद जब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना इतना सरल काम है, कोई भी आके पढ़ा दे, थोड़ा सा अध्ययन करे पढ़ा दे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। अब यही सब चीज़ों का जो है यहाँ पर चिन्ह लगा कर दिखाया गया है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा अपने मन से। मैं ज़्यादा समय इस पर खर्च नहीं करूँगा क्योंकि फालतू की चीज़ें हैं। केवल मैंने आपको मैप की बेसिक समझ के लिए मैंने जो है इसको जो है बताया है। ठीक है, अब देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रश्न पूछता कैसे है। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये देश हैं। अब इनमें क्या है कि उपर्युक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तुर्की राज्यों, तुर्क जो भाषा भी मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि तुर्क बोलने वाले जो हैं, तुर्क बोलने वाले कुछ राज्यों का एक संगठन है, उसके कुछ सदस्य हैं। 2021 में कुछ सदस्य को ऐड किया गया था, तो करंट में वो मुद्दा चल रहा था। जब वो करंट में मुद्दा चल रहा था तो यूपीएससी ने उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए। अब उसमें क्या था कि तुर्की राज्यों का जो संगठन है उससे संबंधित ये प्रश्न था। तो आपको जो है इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि यूपीएससी इससे संबंधित, हालांकि ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन वैसा है नहीं, लेकिन एक नॉर्मल, अब मैंने इनकी ऑप्शन रख दी है अपनी तरफ से। हालांकि इससे ऑप्शन पूछे नहीं गए थे। 2022 में 5 ही प्रश्न, उसमें इसकी गणना नहीं थी, ये नहीं था, ये प्रश्न उसमें नहीं पूछा गया। 5 प्रश्न वो अलग थे। तो इनमें जो है कुछ देश थे, इनमें 4 संस्थापक 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी, एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी 2009 में। जो तुर्की राज्यों का जो संगठन है, ये इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने इन्फॉर्मेशन का वीडियो इसलिए थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन आपको बताया। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक, 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था, इसका उद्देश्य ये था कि हम तुर्क राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देंगे। जो तुर्क राज्य हैं, हमारे भाषाभाषी वाले राज्य हैं, उनके बीच में हम क्या करेंगे? व्यापक सहयोग को बढ़ावा देंगे, सहयोग को बढ़ावा देंगे, ये इनका उद्देश्य था। फिर इसमें जब स्थापना हुई तो इनके 4 संस्थापक देश थे। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने पास। हालांकि ये नोट्स में नहीं है, ये केवल प्रश्न था, तो मैंने सोचा कि आप पर चर्चा कर दूं कि ये प्रश्न उठा कैसे, बना कैसे, कि 2009 में स्थापना हुई, क्वेश्चन 2022 में पूछ रहा है, ये क्या तरीका है? तो मैं बता रहा हूँ कैसे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। ठीक, अब बहुत बेसिक देखिए, 2021 में चर्चा में कोई देश था, अब पूछ लिया बेसिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी का इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है। तो 4 देश जो थे उसमें कौन कौन से थे आपके? थे कजाकिस्तान, मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। फिर आपका किर्गिस्तान, फिर आपका जो है तुर्की, ये 4 इसके देश थे। और आपका एक देश था अजरबैजान। ये नोट कर लीजिएगा, ये 4 देश थे। ये 4 देश मिलकर के एक संगठन का निर्माण किए थे जो तुर्की राज्यों का संगठन था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि हम अपने आपस में व्यापक सहयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तुर्क राज्यों के बीच में आपस में। फिर 2019 में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया पूर्ण सदस्य के रूप में। उज्बेकिस्तान, और आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसको समझिएगा। उज्बेकिस्तान जुड़ गया। और जब ये उज्बेकिस्तान जुड़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ? 2018 में कुछ और भी इनके सम्मेलन हुए थे। 2019 में ये जुड़ा था उज्बेकिस्तान। फिर उसके बाद 2021 में 8वें शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान जुड़ा। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। 2019 में भी जुड़ा था तो शायद क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, लेकिन 2021 में जैसे जुड़ा, ये इस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी चर्चा। तुर्कमेनिस्तान जुड़ गया।
जैसे 2021 में तुर्कमेनिस्तान जुड़ा, यूपीएससी का दिमाग खटका होगा, उसने तुरंत पूछा कि ये तुर्कमेनिस्तान किसका सदस्य है, तो तुर्की राज्य के संगठनों का सदस्य है। यूपीएससी ने कहा अगर इसका सदस्य है तो हम क्यों ना तुर्की राज्यों के संगठन के देशों का नाम पूछ लें। लेकिन मैं सुबह देख रहा था तो मैंने कहा तुर्की की लोकेशन आपको दिखा दूंगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया था। बाकी ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, इससे ये इंटरनेशनल रिलेशन में आप नॉर्मल संगठन जब पढ़ेंगे तो उस पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित प्रश्न है, हालांकि ये ज्योग्राफी संबंधित थोड़ा सा था तो मैंने सोचा इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने नॉर्मली इस तुर्की राज्यों के संगठन के बारे में बता दिया। आपको इतना पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से राज्य हैं। अभी मैंने बताया अजरबैजान, तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान कब जुड़ा, 2019 में। 2 देश तो ऐसे ही हो गए। आर्मेनिया, आपको अभी बताया, आर्मेनिया तो था नहीं इसका सदस्य। फिर रोमानिया भी नहीं था, क्रोएशिया भी नहीं था, तो केवल 2 युग्म सही हो जाएंगे। ऐसे ही यूपीएससी इस समय कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, केवल 2 कथन या 2 विकल्प आपके सही हो जाएंगे। तो आप इसको जो है इस तरह से प्रश्न, आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। मेरा उद्देश्य ये था। अब ये तुर्की देश है, केवल तुर्की की लोकेशन के लिए मैंने इस प्रश्न को रखा था। बाकी ये प्रश्न यहाँ पर मुझे नहीं लगता था कि आपको दिखाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा तुर्की की लोकेशन आप देख सकते हैं। इसको आप वीडियो पर मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा तुर्की को। अब यहाँ पर अगर मैं चर्चा करने लगूंगा कौन कौन से देश हैं, आप एटलस उठाइए अपना देख लीजिए। अब जैसे कोई तुर्की है, अब आप कैसे पढ़ना है, कोई देश राज्य चर्चा में, तो आपने तुरंत उसके आसपास देखा कि कोई सागर तो नहीं है, सी तो नहीं है, तो ब्लैक सी। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि तुर्की से लगा हुआ उत्तर में कौन सा महासागर है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। उसमें ऑप्शन रख देगा 2-3। फिर आपको बीच में नीचे आओगे तो भूमध्य सागर आ जाएगा, किस दिशा में है, तो आपको लोकेशन मैंने बताई थी। तुरंत यहाँ पर ऐसे चिन्ह बनाओ, इस तरह से है। तो ये कौन सा है, पश्चिम कि दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण में तुर्की के कौन, मेडिटेरियन, दक्षिण में भी हल्का मान सकते हो। फिर ये आपका लाल सागर है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, फिर ऐसे इराक हो गया, इसका जॉर्जिया हो गया, ब्लैक सी लग ही रहा है। फिर आपका ये बुल्गारिया हो गया। इस तरह से आपको लोकेशन पढ़नी। तो ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो, कोई ना कोई ट्रिक बनाओगे बन जाएगी ट्रिक। तो आपको ये याद हो गया, आपने वहीं पर रख दिया ट्रिक, और ये हमेशा याद रहता है। आपने अपने नोट्स में करंट अफेयर में साइड में जो मार्जिन छोड़ते हैं वहीं पर आप बना लीजिए। तो इस तरह से वीडियो आप चर्चा करनी है, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर लगभग समाप्त हो गया है। एक प्रश्न और है, ये आपको और बता देता हूँ। इसके बाद एक स्लाइड और है, ये आपकी लोकेशन। हाँ, अफगानिस्तान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो उससे संबंधित मैं आपको बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, वीडियो थोड़े से लंबे हो रहे हैं तो माफ़ करिएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है अफगानिस्तान से संबंधित कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ये लोकेशन बेस्ड, फुली लोकेशन बेस्ड है। ये प्रश्न, ये युग में मैंने नया पैटर्न, 2023 का पैटर्न सबसे ज्यादा कठिन पैटर्न था अभी तक का। अच्छे जो एग्जाम पिछले साल क्लियर भी कर लिए, इस साल फेल हो गए। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि 2024 में अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे द्वारा जो मुझसे जो पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनसे भी कोई प्रश्न अगर इस तरह का आता है, अगर 25, 30, 50 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, मान लो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 50 में लगभग आप 40 प्रश्न करने की स्थिति में हो। तो आप पढ़िएगा, मैं सारे प्रश्नों को ऐसे पीवाईक्यू को ऐसे ही करके पढ़ाऊंगा, जो भी प्रश्न लगाऊंगा स्लाइड में ऐसे ही बताऊंगा। तो आप यहाँ देखिए कि अफगानिस्तान, अब फिर क्या कह रहा है, ऑप्शन दिया अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब प्रश्न पूछ रहा है उपरोक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। ठीक, तो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, तो आप लोकेशन देखेंगे। मैं आपको लोकेशन पहले दिखा देता हूं। लोकेशन देखिए, आप खुद से भी काम करिए, ये तरीका है पढ़ने का। देखिए आप हाँ ठीक है, अब देखिए अफगानिस्तान है, कहाँ है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। अब इसमें देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तो सीधे सीधे। फिर आपका जो है पाकिस्तान लग जाता है, इधर ईरान लग जाता है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा था, ऑप्शन में क्या है, ईरान और पाकिस्तान नहीं है, ईरान और पाकिस्तान नहीं है।
5 देश लगते, ईरान और पाक नहीं है, तो इनको दोनों को हटा दो। यहां पर क्या है देखिए, ताजिकिस्तान, फिर उसके बाद सॉरी 2 सेकंड वेट करिएगा क्योंकि कंप्यूटर, हाँ ठीक, ताजिकिस्तान, फिर आपका तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका उज्बेकिस्तान। तो ये 3 हो गए। किर्गिस्तान, अजरबैजान, इनसे कोई लेना देना नहीं है, दूर है। ठीक, तो आप देखिएगा कौन से ऑप्शन सही है। तो 3 ऑप्शन सही है नए पैटर्न के अनुसार, 1 3 4 5। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई 3 देश, ये केवल 1 देश है ही नहीं, केवल 2 देश है ही नहीं, क्योंकि हम 3 देश है ना सीधे नए पैटर्न के अनुसार। पहले क्या होता था, एलिमिनेट कर लेते थे ऑप्शन। पहले वाले ऑप्शन क्या दिए थे, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर। पहले वाले ऑप्शन दिए थे केवल 2 3 सही, ये मैंने अपने तरफ से मैं बना रहा हूं। फिर इसी तरह से केवल 3 4 सही, फिर इसी तरह से 5 4 5 सही, फिर इसी तरह से 3 4 5 सही। तो आप क्या करते थे कि आपको पता होता था कि अजरबैजान नहीं है, इसी तरह से मान लो 1 3 4 सही नहीं, 1 3 4 सही नहीं, 1 3, तो आपको लगा कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, आपका ऑप्शन आ गया डी 3 4 5 सही। लेकिन अब ये एलिमिनेशन मेथड को यूपीएससी ने लगभग समाप्त कर दिया था। हालांकि और भी क्वेश्चन जो यूपीएससी 2023 में पूछे गए तो उसमें लगभग 27-28 क्वेश्चनों में एलिमिनेशन लग रहा था। अगर थोड़ा सा बच्चे ध्यान देते, स्टूडेंट ध्यान देते, तो आराम से पेपर को निकाला जा सकता था। पेपर था सरल, हाँ सीसाइड का पेपर ठीक ठाक टफ था, तो उसको नहीं कह सकता, लेकिन ये पेपर सरल था जीएस फर्स्ट। थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि आप पेपर देने समय थोड़ा सा धैर्य रखें। हालांकि उसी समय मैं वीडियो बनाकर आपको कैसे धीरज रखते हैं और मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसे लग जाए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो गए। तो इस तरह से वो एक्सपीरियंस के बारे में यूपीएससी संबंधित जो पीटी और मेंस के एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय बताऊंगा आपको ट्रिक, एग्जाम के समय कैसे मजबूत होकर के पेपर देते हैं वो सब मैं बताऊंगा। तो यहाँ से 3 हो गए। तो इस तरह से मैं लोकेशन आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आप लोकेशन देखिए तुर्कमेनिस्तान, सॉरी यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान दूर है, और पाकिस्तान और ईरान है। बाकी अजरबैजान वगैरह आपने उस पीछे देखा था, तो वो सब दूर है। तो इतना नहीं, आपको इतना ऐसे ही पढ़ना है। किसी भी देश को अब मैं मैपिंग जब कराऊंगा, भूगोल जब लगभग समाप्त होने वाली होगी, तो मैं मैपिंग की अलग एक क्लास चलाऊंगा। तो वहां पर मैपिंग पढ़ने का तरीका बताऊंगा। किसी भी देश में मान लो कि अमेरिका है, तो आपने अमेरिका को मान लो ये पढ़ना है, तो मैं अमेरिका को ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप यहाँ से अमेरिका को स्टार्ट करोगे, ऐसे ऐसे घूमते हुए पूरी अमेरिका की मैपिंग करा दूंगा। ऐसा लगेगा कि आप सफर करके आ रहे हैं अमेरिका का। अमेरिका की पूरी लोकेशन आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगी, भूलोगे नहीं। यूरोप में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लूज हो जाता है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको मैपिंग का बताऊंगा, लेकिन यूरोप के भी लगभग और एशिया के लगभग देशों को ऐसे रटा दूंगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं चाहूंगा कि फालतू का वहां पर कंटेंट ना पढ़ा करके आपको जो करंट में टॉपिक या कोई मुद्दा अगर किसी देश का उठता है तो उसकी लोकेशन आपको जरूर बता दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर से संबंधित एक सीरीज हम चला रहे हैं, उस पर मैं आज वीडियो लेकर के आऊंगा, तो आप उसको जरूर फॉलो करिए करंट अफेयर की। तो वो करंट अफेयर से सारी चीजें जो है, ऐसा नहीं है कि मैं आज से शुरू कर रहा हूं तो आज से ही शुरू होगी। पीछे जून और जुलाई की जो भी मैगजीनें थी और अगस्त की जो भी मैगजीनें थी वो सब कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका छूटेगा नहीं। एग्जाम के समय आप बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर के बिल्कुल मजबूत होकर एग्जाम देने जाएंगे। तो करंट अफेयर कुछ भी नहीं छूटेगा, आप इसको फॉलो करिए, देखिए, और टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। तो आपका जो है जो भी चीजें छूटी होंगी या नोट्स वगैरह जो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा वो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।